Welcome to Immunology. जब मैं आप लोगों को पॉजिटिव सिलेक्शन के बारे में बता रही थी, जब मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव सिलेक्शन क्या है, कि भाई असल में स्टोरेज फुल हो गई थी, मुझे कट करनी पड़ी थी वीडियो। अच्छा, अब हमारे पास प्री टी सेल आ गए हमारे थाइमस में, और उनके ऊपर इन टी सेल के ऊपर पहले हमारे CD4 रिसेप्टर भी लग गए, TCR भी लग गए और CD8 भी लग गए, और हम इसको क्या कह रहे थे, ये डबल पॉजिटिव बन गया। अब इसके सामने ना MHC1 लाया जाता है। अगर ये MHC1 के साथ रिएक्ट कर जाए तो इसका CD8 पॉजिटिव रहने दिया जाता है और CD4 को किल कर दिया जाता है। रूल ऑफ 8 को याद रखना हमेशा। अच्छा, अगर यही टी सेल जिसके ऊपर CD4 भी हमने लगाया हुआ है और CD8 भी लगाया हुआ है, हम इसके सामने MHC1 और MHC दोनों लाते हैं, ठीक है, MHC1 और MHC दोनों लाते हैं। अब आपको याद होगा हमारा हमेशा टी सेल कहता है मुझे ना ये रिप्रेजेंट करो। जब भी डेंड्रिटिक सेल आता था ना, उसको MHC1 से रिप्रेजेंट या करता था, एक्टिवेट करता था, या MHC2 से जो है ना, इसके नखरे हैं। ये कहता है मुझे ऐसे नहीं, मैंने सिलेक्शन होनी, ये बड़े नखरेबाज है, कहता है मुझे कोई पेश करे MHC1 से। अगर ये MHC2 जो है ना 2 के साथ रिएक्ट कर गया तो इसका CD4 रखा जाएगा और CD8 को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये हो गई इसकी पॉजिटिव सिलेक्शन। यहाँ तक जैसे हमने बी सेल की पॉजिटिव सिलेक्शन पढ़ी थी कि BCR का लगना ही पॉजिटिव सिलेक्शन है, इसका भी, इसका रिसेप्टर का लगना यहाँ तक पॉजिटिव सिलेक्शन है। अब इसकी नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होगा कि भाई इसके सामने क्या लाया जाएगा, हमारा सेल्फ एंटीजन। लेकिन हम बी सेल में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर, अब जैसे बी सेल था, मैंने कहा था उसमें हम अपनी बॉडी का ही एंटीजन लाते हैं और इसके सामने पेश करते हैं। अगर ये उसको किल कर देता है तो इसका मतलब ये हमें नुकसान पहुँचा देगा, हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा देगा। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी इसको सेकेंड चांस देती है। अगर सेकेंड चांस में कहती है अपने अंदर चेंजिंग लाओ, अपने जो बॉडी के जो है ना लोगों को तुमने किल नहीं करना, तो फिर भी अगर ये किल कर देता है तो इसकी अपोप्टोसिस हो जाती है, नेक्रोस, या इसको एनर्जिक कर दिया जाता है, माजूर। लेकिन अगर ये रिएक्ट नहीं करता सेल्फ एंटीजन के साथ तो इसको बोन मैरो से बाहर निकाला जाता है। सेम एग्जैक्टली नेगेटिव सिलेक्शन हो रही है अब टी सेल्स की। अब टी सेल्स या तो टी सेल्स के ऊपर CD4 होगा और क्या है CD8। अब ये इनकी पॉजिटिव सिलेक्शन फॉर एग्जांपल हो गई है, ठीक है, अब इनकी हो गई है, इनके ऊपर रिसेप्टर लग गए। अब इनके सामने लाया जाएगा सेल्फ एंटीजन विद द हेल्प ऑफ MHC1 या MHC2, या क्यों MHC2 के थ्रू है ना, इसको लाया जाएगा। अगर ये टी सेल इस सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो इसको सेकंड चांस दिया जाएगा। फिर भी अगर ये रिएक्ट कर दिया इसको किल कर दिया जाएगा। लेकिन वो टी सेल नेगेटिव सिलेक्शन पास करेगा, अपना ऑडिशन पास करेगा, अपना टेस्ट पास करेगा, जो हमारे सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट ना करे। तो अगर जो हमारा MHC1 है वो पेश करेगा CD8 को और MHC2 पेश करेगा CD4 को। अब आप लोग ये डायग्राम समझो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इसी में ही है, मज़े की चीज़ है, ये बहुत प्यारी डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले बोन मैरो में टी सेल प्रिकर्सर आ रहा है जो कि प्री मेच्योर है। अब वो थाइमस कॉर्टेक्स में आता है। थाइमस कॉर्टेक्स में पॉजिटिव सिलेक्शन होती है, थाइमस मेडुला में नेगेटिव सिलेक्शन होती है। जैसे हमने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था, एड्रिनल ग्लैंड का एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक मेडुला रीजन होता है। कॉर्टेक्स रीजन के सेल्स को कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं, मेडुलरी और मेडुला के सेल्स को मेडुलरी सेल्स कहते हैं। सिंपल इज दैट। अच्छा, उसके बाद जैसे ये थाइमस कॉर्टेक्स में आता है ना, सबसे पहले इसके ऊपर CD4 भी लग जाता है, CD8 भी लग जाता है, जिसको हाँ CD और 4 CD8 नहीं है, ये नंगा है, अभी इसको डबल नेगेटिव कहेंगे। फिर इसके ऊपर दोनों लग जाएंगे, CD4 भी लग जाएगा, CD8 भी लग जाएगा, फिर इसको डबल पॉजिटिव कहेंगे। अब डबल पॉजिटिव के सामने MHC क्लास 1 लाई जाती है और MHC क्लास 2 लाई जाती है। अगर ये MHC क्लास 2 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब ये CD4 है, और अगर ये MHC क्लास 1 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब ये CD8 सेल्स है। ये हो गया, यहाँ एरो इसको कट कर दो, CD8 सेल हो जाएगा। अगर ये MHC1 के साथ जो है ना इंटरेक्ट करेगा तो इसको CD8, ये कौन है, डेंड्रिटिक सेल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
अच्छा, जिसकी पॉजिटिव सिलेक्शन ना हुई, मतलब CD4 भी ना लगा, CD8 भी लग के ना वो क्लास 2 के साथ इंटरेक्ट करेगा ना क्लास 1 के साथ, उस बंदे को किल कर दिया जाएगा। ये देखो, ये इनकी यहाँ किल, जिसकी पॉजिटिव सिलेक्शन में ही फेल हो गए हैं, ये जो खोपड़ी बनी हुई है ना, किल का निशान है कि इसको किल कर दिया जाएगा। जैसे बी सेल का था, बी सेल प्री बी सेल थे, उनके ऊपर पॉजिटिव सिलेक्शन में BCR लगता था, जिनके ऊपर BCR नहीं लगता था उनको किल कर दिया जाता था। अच्छा, अब जो लोग अपना टेस्ट नंबर 1 जो कि हमारा पॉजिटिव सिलेक्शन है पास कर जाएंगे, वो आगे जाएंगे नेगेटिव सिलेक्शन में, थाइमस के मेडुला के में, इसमें होगा नेगेटिव सिलेक्शन। नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता था, हमारी बॉडी एंटीजन रिप्रेजेंट करेगी, और आपको याद होगा हमारे जो T सेल्स हैं वो शहंशाह है, वो कहता है मुझे सेल्फ, जैसे B सेल को हमने सिर्फ एक एंटीजन दिया था, मतलब हमने देखा था कि वो रिएक्ट करता है नहीं, लेकिन इसको डेंड्रिटिक सेल पेश करेगा। ये अपने आप, इसके बड़े नखरे हैं T सेल के, ये कहता मुझे ना MHC के थ्रू पेश करो। अब ना जो CD8 है उसको MHC1 के थ्रू ना एंटीजन, सेल्फ एंटीजन, हमारी अपनी बॉडी का सेल्फ एंटीजन पेश किया जाएगा। अगर ये CD8 इसको हमारे एंटीजन के साथ रिएक्ट कर गया और उसको किल कर दिया, तो इसको ना, ये देखो खोपड़ी बनी हुई है, देखो अब यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास सेल है, ये ना रिएक्ट कर जाएगा, तो इसको किल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारे अपने बॉडी के सेल्स को किल कर सकते हैं, जैसे B सेल्स का हमने पढ़ा था। अगर ये किल ना किया इसने एंटीजन को, तो इसने नेगेटिव टेस्ट भी पास कर लिया, इसको ब्लड के थ्रू हमारे लिम्फॉइड टिश्यू में भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा तुम दोनों टेस्ट पास कर चुके हो, तुम एंट्री टेस्ट पास कर चुके हो, अब डॉक्टर बन जाओ, जाओ और लोगों की खिदमत करो, आवाम की खिदमत करो। अच्छा चलो, अब ये हो गया थाइमस कॉर्टेक्स में हमारी पॉजिटिव सिलेक्शन, जिसमें हमारे पास या CD4 लगेगा या CD8 लगेगा। थाइमस मेडुला में नेगेटिव सिलेक्शन, जिसमें हम सेल्फ एंटीजन पेश करते हैं, अगर सेल्फ एंटीजन से वो रिएक्ट कर गया तो हम उसको सेकेंड चांस देते हैं, जैसे हम एंट्री टेस्ट देते हैं ना, सेकेंड चांस हर बच्चा रिपीट करता है, तो यहाँ भी सेकेंड चांस दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा अपने अंदर चेंजिंग लाओ, हमारी अपनी बॉडी के एंटीजन्स को किल मत करो। अगर उसने फिर भी किल कर दिया तो उस सेल को ही किल कर दिया जाएगा, खोपड़ी जो बनी हुई किल है। उसके बाद जिसने नेगेटिव सिलेक्शन टेस्ट पास कर लिया उसको ब्लड के थ्रू लिम्फॉइड टिश्यूज़ में भेजा जाएगा और वो कहलाएंगे मैच्योर नाइव CD4 T सेल्स या मैच्योर नाइव CD8 T सेल्स। ये सारी हमारी क्या थी, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन थी। यकीन करो अगर तुम लोगों ने ये स्टोरी समझ ली, मेरा लेक्चर समझ लिया, तुम लोग ये रीड आउट करो, तुम लोग कहोगे हलवा है, ये तो हलवा है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ये हमने पढ़ लिया था कि अगर वो सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट कर गया उसको अपोप्टोसिस हो जाएगी, या फिर और ना वो अब इसको रेगुलेट कौन कर रही होती है, इस प्रोटीन कर रही होती है, ऑटो इम्यून रेगुलेटर प्रोटीन, ये आप खुद देख लें। और सेल्फ टॉलरेंस होना चाहिए ताकि हमारे सेल्स को किल ना करे, उसको हम सेल्फ टॉलरेंस कहते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है, अगर हमारे T और B सेल्स की सिलेक्शन ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन ना हो, मतलब हम उसको चेक किए बगैर, देखो इसको ना चेक करना क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों पता चले कि ये हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट तो नहीं करता, अगर हमने बगैर चेक किए, ये अब ना कौन चेक कर रहा है हमारी बॉडी में, AIRE, इसे याद कर लो। अगर ये चेक ना करें हम सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है नहीं, हम इसको ऐसे ही ब्लड में भेज दें, तो ये हमारे ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर देता है, मतलब हमारे अपने सेल्स के खिलाफ भी तो ये लड़ सकता है ना। ये T और B सेल ऐसे समझो बस बंदूकें चलाने के लिए, इनके साथ जो आएगा ये उसको किल कर देंगे, इसलिए इनका टेस्ट लेना ज़रूरी है। क्या ये अच्छे बच्चे हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को तो किल नहीं करेंगे। इसी वजह से जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है हम नॉर्मल बंदों में क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ बड़ा चेक एंड बैलेंस हो रहा है। जैसे ये चेक एंड बैलेंस ख़त्म होगा, अगर बगैर टेस्ट किए थाइमस ख़राब है उसको बगैर टेस्ट किए हम लोग भेज दें ब्लड में, वो तो हमारे अपनी बॉडी के सेल्स को भी किल कर सकता है और बंदे को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। सारी स्टोरी है, कुछ भी खास नहीं है, ख़ास तो खैर बहुत है। अब आ जाते हैं, ये एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ लास्ट में, इनेट लाइक T सेल्स। इनेट से आपको क्या लग रहा है, इनेट इम्यूनिटी में आपको इनेट सेल्स याद है, मैंने आपको मैक्रोफेजेस पढ़ा है, डेंड्रिटिक सेल पढ़ा है, फिर NEB पढ़ा है। NEB क्या है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल जब टिश्यू में जाते हैं, और मास्ट सेल कहते हैं उनको। इसका मतलब ये बहुत रेयर है,
लेकिन ये आप रीड कर लो, इसकी 3 टाइप्स हैं। मतलब इनेट लाइक हैं टी सेल्स, मगर वो इनेट लाइक वर्क कर रहे होते हैं। इनेट कैसे वर्क करता है? बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, इसमें ये क्वालिटी है, ये रिस्पॉन्ड रैपिडली करता है बहुत। हमने कहा नहीं था कि जो हमारे इनेट सेल्स हैं वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो डॉल्फिन पुलिस है, और जो हमारे अडॉप्टिव सेल्स हैं वो स्लो काम कर। Few minutes later. अब आप इसे रीड करो कि इसकी 2-3 टाइप्स हैं। एक नेचुरल किलर टी सेल्स, दूसरी हैं मार्ट सेल, मतलब टी हैं टी सेल्स, लेकिन इनकी टाइप्स हैं। उसके बाद लास्ट में है गैमा डेल्टा सेल। सबसे पहले गैमा डेल्टा से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको टी सेल का बताया ना, टी सेल में क्या होता है? TCR होता है। TCR में 2 चेन्स, अल्फा और बीटा। इसमें अल्फा और बीटा की जगह गैमा और डेल्टा चेन्स है। होते हैं बहुत रेयर हैं, 5% चांसेस है इसका होगा। वैसे 95% अल्फा और बीटा ही होती हैं, लेकिन ये हमारे पास गैमा और डेल्टा होगा। सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। उसके बाद जाते हैं नेचुरल किलर टी सेल्स। इसको नेचुरल किलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेचुरल किलर ना बहुत रैपिड काम करते थे, ये भी रैपिड रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों करते हैं? अच्छा, हमने कहा था टी सेल के नखरे हैं। टी सेल तब एक्टिवेट होगा जब उसको आके MHC थ्रू MHC 1 या MHC 2 के ज़रिए ना उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास इनेट लाइक टी सेल्स है ना, इनेट लाइक टी सेल्स, नेचुरल किलर लाइक टी सेल्स है ना, ये क्या करते हैं? इनको MHC नहीं चाहिए, MHC नहीं चाहिए। ये अपना लिपिड्स और ग्लाइको, ये इस लाइन को लाइन कर लो, लिपिड्स और ग्लाइको लाइन कम्प्लेक्स के साथ। मतलब ये कहता है मुझे CD1D के साथ रिप्रेजेंट करके दो, मुझे CD1D रिप्रेजेंट करके दे तो मैं एक्टिव होऊंगा, MHC ना करे। और उसके बाद है मार्ट सेल। मार्ट सेल में भी यही डिफरेंस है। इसमें भी ये कहता है मुझे MHC नहीं चाहिए, मुझे क्लास 1 नहीं चाहिए, मुझे MR1 चाहिए। मैं MR1 के थ्रू एक्टिवेट होऊंगा। मेरे और नखरे हैं, इसके और नखरे हैं, उसके और नखरे हैं। सिंपल इज़ दैट। MCQs के लिहाज से करना कुछ खास नहीं है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो एक्सरसाइज है ना, उसमें ना लास्ट वाला मैं आपको MCQs दिखा देती हूँ, 6 MCQs, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। कहाँ गई हमारी ये, वेट अ मिनट, मेरा पेज कहाँ गया? इसमें क्या होता है कि ना एक टेस्ट के बारे में बताया हुआ है, MCQs भी आया हुआ है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, एंजाइम्स होते हैं, यहाँ से इनको सेपरेट कर लेते हैं, जिसने जाना है वो आगे जाएगा। अब ना टी सेल में क्या होता है, ये ना ये जो बाकी कट हो रहे हैं ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक कट हो गया, ये क्या बनाता है? अपने इर्द गिर्द सर्कल बना लेता है। ये डायग्राम यहाँ बनी हुई है, ये क्या करता है? मतलब एक तो कट हो गया, ये जो कट हो गया है ना, बाकी अब जैसे हम कभी कभी कुछ किसी जो आर्ट करते हैं ना बच्चे, वो कटिंग करते हैं साथ में सर्कलिंग, जैसे शॉर्पनर नहीं करते हम लोग, शॉप पेंसिल को शॉर्प करते हैं, जैसे गोल गोल बनना शुरू होते हैं, सेम ऐसे होते हैं। यहाँ से कटिंग हो रही होती है, वो गन निकल रहा होता है और वो ना ऐसे सर्कल बन जाता है। अच्छा, इसको कहते हैं टी सेल सर्कल, टी सेल, रुक जाओ, मतलब मैं MCQ, हाँ, टी सेल एक्सिजन सर्कल। अब टी सेल एक्सिजन सर्कल जो है ना, इसका टेस्ट किया जाता है। अब ना जिन बच्चों में ना टी सेल्स नहीं होते ना, उनमें ना PCR किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें ये टेस्ट किया जाता है। उसमें ना ये सर्कल्स देखे जाते हैं। अगर वो सर्कल्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब कि उस बंदे में टी सेल्स हैं, बन रहे हैं। अगर ये सर्कल एब्सेंट हुए तो इसका मतलब उस बच्चे में टी सेल्स नहीं है और उसमें इम्यूनिटी कम होगी तो वो बच्चा बीमार जल्दी हो जाएगा। अब ये सारा पैराग्राफ यहाँ है कि वो जो कटिंग हो रही है ना, जो अनयूज पीस ऑफ DNA, अब फॉर एग्जांपल V1 था, V1 तो आगे चला गया, बाकी वो जो V2 V3 वो सारे अपने इर्द गिर्द ऐसे सर्कल बना लेंगे और उसको हम टी सेल रिसेप्टर एक्सिजन सर्कल कहते हैं। और टी सेल रिसेप्टर एक्सिजन सर्कल को PCR के थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर ये प्रेजेंट हुए टी सेल रिसेप्टर एक्सिजन सर्कल, तो इसका मतलब नॉर्मल है टी सेल की डेवलपमेंट। अगर ये एब्सेंट है तो इसका मतलब टी सेल भी डेवलप नहीं कर रहे। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs था, मैंने कहा था मैं लास्ट में डिस्कस करा दूंगी ताकि आप लोग वो जाओ। उसके अलावा 1-2 MCQs हैं, वो मैं वाइंड अप आपको करा देती हूँ, उसके बाद हम एंड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो पहला पॉइंट है, पहला हमारा MCQs, इस पहले में क्या बताया हुआ है? मैंने आपको बताया था, चाहे वो एंटीबॉडीज़ जो मैंने पढ़ाई थी, मैंने कहा था वेरिएबल रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। जो वेरिएबल होता है उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बहुत चेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपर वेरिएबल। तो ये वही वाली बात की हुई है कि कौन सा एंटीबॉडीज़ के लिहाज से कौन सा एक्यूरेट है। तो हाइपर वेरिएबल रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारी लाइट चेन पे भी होगा, हैवी चेन पे भी होगा। अब दूसरा MCQs क्या है? दूसरे MCQs में मैं ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ कि नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है, सेल्फ एंटीजन को ना हम लोग पेश करते हैं। अगर उसने सेल्फ एंटीजन
को रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब उसके साथ रिएक्ट कर लिया, तो उसको डिलीट, उस टी सेल को मार दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे अपने सेल्स के ही खिलाफ है। सिंपल इज़ दैट, कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द मैकेनिज्म POT। हाँ, अब ना ये डाइवर्सिटी क्यों है BOT सेल्स में, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, DNA रिकॉम्बिनेशन हो रही है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब इनमें मैंने कहा था रिकॉम्बिनेज इंजाइम्स आते हैं, इनको यहाँ से कट कर देते हैं, इसलिए मतलब इनमें से कोई भी आ सकता है। इस वजह से BOT सेल बहुत डाइवर्स है, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये हर पैथोजन के खिलाफ अलग तरीके का रिएक्शन दे रहे होते हैं, इसलिए बहुत डाइवर्स हैं, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रही है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग जीन्स आपस में मिलके कोई नई चीज़ बना रहे हैं, रिसेप्टर बना रहे हैं। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 4।